नमस्कार मित्रों, मैं आशीष अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज के थंबनेल में आपने देखा होगा कि आज की हमारी क्लास भारतीय संविधान के विभिन्न भागों में जो सबसे पहला भाग है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, उसके संबंध में हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। उसी क्रम में आज मैं आपको अखंड भारत के निर्माण के संबंध में अखंड भारत के निर्माण के संबंध में भी मैं आपसे चर्चा करूँगा। और नए राज्यों के गठन, राज्यों के पुनर्गठन और राज्यों के पुनर्गठन हेतु बनाई गई गठित किए गए विभिन्न आयोगों के संबंध में भी आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज हम शुरुआत करेंगे भारतीय संविधान के भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। जब मैंने पिछली क्लास में आपको भारतीय संविधान के विभिन्न 22 भागों के विषय में संक्षेप में बताया था, तो उसी क्रम में आज हम संक्षेप में जब मैंने आपको बताया था, तो मैंने कहा था कि भाग 1 जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक विस्तारित है, तो उसी क्रम में आज हम उसी भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के विभिन्न अनुच्छेदों को, जो कि 1 से 4 तक विस्तारित हैं, उनके विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 1 की। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो यहाँ से एग्जामिनर सबसे पहला जो क्वेश्चन उठाता है कि आखिर भारतीय संविधान में भारत के कितने नामों की चर्चा की गई है? भारतीय संविधान में भारत के कितने नामों की चर्चा की गई है? तो उसका जवाब हमको अनुच्छेद 1 के पहले 3 शब्दों में ही मिल जाता है, जिसमें इंडिया और भारत यानी कि भारत कितने नामों की चर्चा की गई है, तो भारत के 2 नामों की चर्चा भारतीय संविधान में की गई है, इंडिया और भारत के रूप में। इसमें कहा गया कि इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो राज्यों का एक संघ का मतलब ये होता है कि प्रशासनिक एवं विधायी कार्यों के बंटवारे हेतु भारतीय संघ में विभिन्न राज्यों का गठन किया गया था। विभिन्न राज्यों का गठन किया गया और उनमें शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन किसी भी राज्य को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, यानी अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने का अधिकार भारत के किसी राज्य के पास नहीं है। इसीलिए इसको भारतीय राज्यों का एक संघ कहा गया है। इसके आधार पर भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। अनुच्छेद 1 के आधार पर भारतीय संघ को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। जो भारतीय क्षेत्र है उसको 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक संघ क्षेत्र के रूप में, एक राज्य क्षेत्र के रूप में और तीसरा ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारतीय सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। तो इसे 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। अनुच्छेद 1 में एक बात और कही गई है कि भारत विनाशकारी राज्यों का एक अविनाशी संघ है। भारत विनाशकारी राज्यों का एक अविनाशी संघ है। इसका मतलब ये होता है कि भारत के राज्यों में उसके नाम परिवर्तन, उसके क्षेत्र परिवर्तन का अधिकार तो संसद के पास है। मतलब उसके क्षेत्रों में, उसके नाम में छेड़छाड़ की जा सकती है, परंतु भारत का कोई भी राज्य स्वयं को स्वतंत्र भारतीय संघ से स्वयं को स्वतंत्र नहीं कर सकता है। इसीलिए क्या कहा गया है कि भारतीय संघ विनाशकारी राज्यों का एक अविनाशी संघ होगा। अच्छा, अगर इसी क्रम में हम बात करें कि आखिर भारत में चलो ऐसा प्रावधान है, लेकिन अगर इसी क्रम में बात यूएसए की जाए, तो यूएसए जो है अविनाशकारी राज्यों का एक अविनाशी संघ है। यूएसए को क्या कहा गया कि अविनाशकारी राज्यों का एक अविनाशी संघ है। वहां किसी भी उसके राज्य के क्षेत्र, नाम या किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए राज्य की सहमति होना अनिवार्य है। अगर बात हम अनुच्छेद 2 की करें, तो इसमें नए राज्यों का प्रवेश, अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के प्रवेश के विषय में बात कही गई है। इसका एग्जाम्पल सिक्किम। सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा भारतीय संघ में मिलाया गया था और 36वें संशोधन 1975 के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। यहाँ से 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं कि आखिर सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था? तो 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत दिया गया था, जबकि जब उसका प्रवेश भारतीय संघ में हुआ था तो 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा उसका प्रवेश हुआ था। फिर आता है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का गठन एवं राज्यों की सीमा, नाम व क्षेत्र में परिवर्तन। अगर भारतीय संघ में किसी नए राज्य का गठन किया जाता है या उसके किसी ऐसे राज्य के नाम, सीमा व क्षेत्रों में परिवर्तन किया जाता है, तो भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। जैसे अगर हम अभी बात करें तो जल्द ही अभी कुछ दिन पहले 2 जून 2014 को जब हमारे तेलंगाना
एक और प्रदेश तेलंगाना का गठन आंध्र प्रदेश से अलग करके किया गया था, तो अनुच्छेद 3 के तहत किया गया था। अच्छा, इसकी प्रक्रिया क्या होती है? साधारण बहुमत से संसद में साधारण बहुमत से संसद द्वारा नए राज्यों के गठन व सीमा, नाम व क्षेत्र में परिवर्तन संबंधी प्रावधान संसद के द्वारा साधारण बहुमत से किए जाते हैं। अच्छा, इसमें एक एडिशनल फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि अगर किसी राज्य के क्षेत्र, नाम, सीमा व विस्तार में कोई परिवर्तन करना है, तो राष्ट्रपति निश्चित तौर पर उस राज्य के विधानमंडल से परामर्श लेता है। उस राज्य के विधानमंडल से परामर्श लेता है। फिर बात आती है अनुच्छेद 4। इसमें अनुच्छेद 2 व 3 में दिए गए प्रावधानों के हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। जो अनुच्छेद 2 व 3 में जो भी प्रावधान दिए गए हैं, उसके विषय में कानून बनाने की शक्ति किसकी होगी? संसद की होगी। और यह बात किस अनुच्छेद में कही गई है? अनुच्छेद 4 में। यहाँ पे मैं आपको एक और एडिशनल फैक्ट बता रहा हूँ कि अनुच्छेद 368 जिसमें संविधान के संशोधन संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन संबंधी प्रावधान है, परंतु अनुच्छेद 4 के तहत जो भी परिवर्तन, अनुच्छेद 2 व 3 के तहत जो भी परिवर्तन संसद करेगी, वह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया गया संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया गया संशोधन के अंतर्गत नहीं आएगा। उसके बाद मैंने सबसे तो फिलहाल भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र के विषय में जो पॉइंट बन सकते थे, उसके संबंध में मैंने आपको बता दिया है। इसके अतिरिक्त मेरे हिसाब से और पॉइंट नहीं बनेंगे। इसी क्रम में मैंने सब नीचे लिखा है यहाँ फजल अली आयोग। इसको पढ़ने से पहले हम पहले जानकारी ये लेंगे कि आखिर अखंड भारत का निर्माण कैसे हुआ, या अखंड भारत की परिकल्पना क्या है, उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो अखंड भारत का निर्माण, यहाँ पे मैंने लिखा कि रियासती विभाग के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। ऐसा इससे पहले जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब भारत में 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, तो मुस्लिम लीग द्वारा अलग पाकिस्तान की मांग की गई थी, जिसको कैबिनेट मिशन ने अस्वीकार कर दिया था। कैबिनेट मिशन ने जब अस्वीकार कर दिया था, तो 16 अगस्त 1946 को, पिछली क्लासों में मैंने आपको बताया कि 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। उसके बाद 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना के तहत 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत भारत व पाकिस्तान दो अलग राष्ट्रों की संकल्पना सामने आई। और भारत व पाकिस्तान, जब भारत की आजादी हुई, तो भारत व पाकिस्तान दो अलग राष्ट्रों का निर्माण हो गया था। तो उसी क्रम में बाद में जब ये बात आई कि आखिर जो अलग अलग रियासतें हैं, इनको मिलाया कैसे जाए, इनको भारतीय संघ के तहत मिलाया कैसे जाए, तो ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और उनको रियासती विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। उस समय भारत में कुल कितनी रियासतें थी? 565। भारत में कुल कितनी रियासतें थी? 565, जिसमें से 562 तो भारत में शामिल हो गई थी। जब 562 जब कुल 565 जो रियासतें थी, उसमें से 562 रियासतें भारतीय संघ में शामिल हो गई थी, लेकिन तीन रियासतों ने भारतीय संघ में न शामिल होने का निर्णय लिया। लेकिन सरदार पटेल के प्रयासों से अंत में वो तीनों रियासतें भारतीय संघ में शामिल हो गई थी। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो तीन रियासतें, एक तो हैदराबाद थी, एक जूनागढ़ थी और एक जम्मू कश्मीर थी। ये तीन रियासतें ऐसी थी जो उस समय भारतीय संघ में शामिल नहीं हुई थी। तो यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि आखिर इन तीन रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए सरदार पटेल के द्वारा कौन सी रणनीति या कौन सी नीति अपनाई गई थी? तो उसके संबंध में हमारा जवाब हो जाता है कि सरदार पटेल ने कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, जिसका हिंदी में अर्थ होता है गाजर एवं छड़ी नीति। उस नीति का नाम क्या था? गाजर एवं छड़ी नीति। लेकिन ज्यादातर भी इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा गया है कि कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी किसकी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। और कब ये पॉलिसी किस लिए उन्होंने लागू की थी? कि जो तीन रियासतें भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाह रही थी, उनको मिलाने के लिए कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी अपनाई गई थी। तो उसी क्रम में मैं बात करूंगा कि जो तीन अन्य रियासतें थी, तो सबसे पहले हैदराबाद को 1948 में सैन्य कार्यवाही के तहत
सैन्य कार्यवाही के तहत भारतीय संघ में शामिल किया गया था। और उस सैन्य कार्यवाही को यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि सैन्य कार्यवाही को नाम क्या दिया गया था? तो सैन्य कार्यवाही का नाम क्या था? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के द्वारा 1948 में हैदराबाद का विलय किया गया था। बात उसके बाद आती है जूनागढ़ की, कि आखिर जूनागढ़ का विलय कैसे किया गया था? तो जूनागढ़ का विलय जनमत संग्रह के द्वारा किया गया था। जनमत संग्रह का मतलब क्या होता है कि जूनागढ़ क्षेत्र के जो नागरिक थे, उनसे वर्तमान परिस्थितियों की अगर बात करें, जैसे मताधिकार का प्रयोग करके कि कितने लोग भारत के पक्ष में थे और कितने भारतीय संघ से अलग रहना चाहते थे, तो उसको जनमत संग्रह के आधार पर भारत में विलय कर लिया गया था जूनागढ़ का। ठीक। उसके बाद बात आती है जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह, जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने क्या किया कि उन्होंने भारतीय संघ से अलग होने का फैसला किया कि मैं भारत हम हमारा जो क्षेत्र है वो ना तो भारतीय संघ में शामिल होगा, और चूंकि दो राष्ट्र का निर्माण हो गया था तो उनका संघ ना पाकिस्तान की तरफ शामिल हुआ, परंतु चूंकि ये जम्मू कश्मीर का मैटर था, तो वहां पाकिस्तानी सेना के द्वारा जब जम्मू कश्मीर रियासत के राजा हरि सिंह को परेशान किया जाने लगा, तो उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए जम्मू कश्मीर रियासत को भी भारतीय संघ में शामिल करने का निर्णय ले लिया। तो इस तरीके से कुल 565 रियासतें भारतीय संघ में शामिल हो गई, और जिसका श्रेय सरदार पटेल को जाता है। किसको जाता है? सरदार पटेल को। यहाँ से जो मैंने एक आपको उस पॉलिसी के बारे में बताया, उसके विषय में आप हमेशा याद रखिएगा, कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया और आगे भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो 3 रियासतें भारतीय संघ से अलग थी, उनको भारतीय संघ में विलय करने के लिए सरदार पटेल द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई थी? तो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, यानी कि गाजर एवं छड़ी नीति अपनाई गई थी। तो अखंड भारत के निर्माण से संबंधित जो भी फैक्ट बन सकते थे, मैंने आपको बता दिए हैं। और इसी क्रम में अब आगे हम राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित, राज्यों के गठन से संबंधित, राज्यों का गठन, किस राज्य का गठन कब हुआ, किस राज्य से अलग होकर हुआ, उसके संबंध में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे मैंने नीचे लिखा था फजल अली आयोग। फजल अली आयोग को पढ़ने से पहले आपके लिए ये जानना आवश्यक है कि आखिर भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग कब शुरू हुई? तो भारत की आजादी के बाद से ही इस बात का प्रयास किया जाने लगा था कि आखिर भारतीय राज्यों का गठन किस आधार पे किया जाए। तो इसी क्रम में सबसे पहले एस के धर की अध्यक्षता में 1947 में धर आयोग का गठन किया गया। एस के धर की अध्यक्षता में धर आयोग का गठन 1947 में किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 1948 में दी। और इस रिपोर्ट में इसने स्पष्ट कहा, इसके धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा था कि भारतीय राज्यों का गठन भाषाई आधार पर नहीं हो सकता। प्रशासनिक शक्तियों के आधार पर, विधायी शक्तियों के आधार पर तो भारतीय राज्यों का गठन किया जा सकता है, परंतु भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को इन्होंने गलत माना था। इसी क्रम में दिसंबर 1948 में जेवीपी आयोग का गठन किया गया। किस आयोग का? जेवीपी आयोग का गठन दिसंबर 1948 में किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया और जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। इन तीनों लोगों के नेतृत्व में, इसमें कोई पृथक अध्यक्ष नहीं था, तीनों के पास बराबर शक्तियां थी, तो तीनों लोगों ने मिलकर 1949 में, चूंकि इसका गठन दिसंबर 1948 में हुआ था, तो इसकी रिपोर्ट 1949 में आई, और इस आयोग ने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को अस्वीकार कर दिया। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को इसने भी अस्वीकार कर दिया। परंतु इसी क्रम में 1952 में क्या होता है कि तेलुगु भाषी लोगों के द्वारा अलग भाषाई आधार पर अलग राज्य की मांग और तीव्र होने लगी। तो उसमें क्या हुआ कि भारतीय सरकार तो नहीं झुक रही थी, परंतु इसमें एक तेलुगु नेता थे जिनका नाम था पोट्टी श्री रामल्लू। क्या नाम था? पोट्टी श्री रामल्लू, जो कि एक कांग्रेसी नेता थे, लेकिन एक तेलुगु भाषी थे, जो तेलुगु भाषी आंदोलन का जो भाषाई आधार पर राज्य के गठन की मांग कर रहे थे, उसका नेतृत्व कर रहे थे। और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई, जिससे सरकार वर्तमान परिस्थितियों को देखकर राज्यों को भाषाई आधार पर गठित करने के लिए मजबूर हो गई। और उसी क्रम में क्या हुआ, अक्टूबर 1953
अक्टूबर 1953 में जब पोटी श्री रामानु का निधन हुआ, तो इसी कारण भाषाई आधार पर 1953 में मद्रास से अलग करके इसे मद्रास से अलग करके तेलुगु भाषी लोगों के लिए आंध्र प्रदेश नामक राज्य का गठन कर दिया गया। आंध्र प्रदेश नामक राज्य का गठन हुआ। इसका आंध्र प्रदेश नामक राज्य का गठन हो गया। तो उसी क्रम में अब हम आगे नए राज्यों के पुनर्गठन संबंधी बातों को पढ़ेंगे। अच्छा, इसी क्रम में क्या हुआ था कि अब हम बात करेंगे फजल अली आयोग की। बहुत महत्वपूर्ण आयोग है, यहाँ से कई तरीके के क्वेश्चन उठते हैं कि फजल अली आयोग का गठन कब हुआ था। दिसंबर 1953 में। दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग का गठन हुआ और इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी। रिपोर्ट कब दी? 1955 में। यह एक 3 सदस्यीय आयोग था। इस आयोग में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। इसके अध्यक्ष फजल अली थे और इसके 2 अन्य सदस्य के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू थे। के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू। इस आयोग के संबंध में, इनके सदस्यों के विषय में भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको याद रखना है कि फजल अली आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। और 2 सदस्य जो थे, तो उसमें एक थे के.एम. पडिक्कर और एक थे एच.एन. कुंजरू। तो इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1 नवंबर 1956 को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जब भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तो उस टाइम 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। इसके प्रयासों से फजल अली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1 नवंबर 1956 को भारतीय संविधान के 7वें संशोधन के द्वारा वर्तमान उस समय 14 राज्य, वर्तमान जब उस टाइम की परिस्थितियों की हम बात कर रहे हैं कि उस समय 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ, जो समय समय पर भारतीय संविधान में हुए परिवर्तनों के आधार पर वर्तमान में अगर हम बात करें तो अब तक 28 राज्य व कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश भारतीय संघ में शामिल हैं। तो इसी क्रम में अब हम बात करेंगे नए राज्यों के गठन के संबंध में। आखिर नए राज्यों का गठन कब हुआ? यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण ये फैक्ट ऐसे हैं जो अक्सर हमसे पढ़ने में छूट जाते हैं और बदलते पैटर्न के आधार पे एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ से क्रमवार बताऊंगा और आपको ये किस राज्य से अलग हुई, कब नए राज्यों का गठन हुआ, इन सब चीजों के बारे में आपको पढ़ना होगा और आपको ये याद भी होना चाहिए। तो मैंने आपको यहाँ बताया कि 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो इसमें 15वां राज्य कौन सा बना? गुजरात। 1960 में महाराष्ट्र से अलग होकर गुजरात को भारत के 15वें राज्य के रूप में गुजरात का गठन किया गया। फिर 1916 में नागालैंड, 16वें राज्य के रूप में 1963 में 16वें राज्य के रूप में 1963 में नागालैंड का निर्माण हुआ। उसके बाद 17वें राज्य के रूप में 1966 में हरियाणा, 17वें राज्य के रूप में 1966 में हरियाणा किससे अलग हुआ था? पंजाब से अलग होकर जो सिख समुदाय के लोग थे, सिख समुदाय के लोग पंजाब में चले गए और जो हिंदी भाषी लोग थे उनके लिए एक अलग हरियाणा नामक राज्य का गठन 1966 में किया गया। फिर 18वें राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश, जिसका गठन 1971 में हुआ। 19वें के रूप में मेघालय और 20वें के रूप में त्रिपुरा, 21वें के रूप में मणिपुर। और इन सबका गठन कब हुआ? 1972 में। 19वां राज्य कौन सा बना? मेघालय, 20वां त्रिपुरा और 21वां मणिपुर। और इनका गठन 1972 में किया गया। फिर 22वां राज्य बना सिक्किम, जहां अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत 22वें राज्य के रूप में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। फिर 23वें राज्य के रूप में मिजोरम, 24वें के रूप में अरुणाचल प्रदेश और 25वें के रूप में गोवा। कब बने? 1987 में। 23वां राज्य बना मिजोरम, 24वां राज्य बना अरुणाचल प्रदेश और 25वां राज्य बना गोवा। कब बने? 1987 में। अच्छा, यहाँ पे गोवा से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात आप और जान लीजिए कि गोवा 1961 तक गोवा पुर्तगाल का एक उपनिवेश हुआ करता था। 1961 तक गोवा पुर्तगाल का उपनिवेश हुआ करता था। उसके बाद ऑपरेशन विजय के तहत पुर्तगाल से गोवा को आजाद कराकर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, जो आगे चलकर 1987 में भारतीय संघ का एक पूर्ण राज्य बन गया। फिर अगर हम बात 26वें राज्य की करें तो छत्तीसगढ़, फिर 27वें की उत्तराखंड और 28वें की झारखंड। इन सबका गठन कब हुआ था? 2000 में। 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़, 27वें के रूप में उत्तराखंड और
28वें के रूप में झारखंड का जो छत्तीसगढ़ था, 26वां राज्य जो छत्तीसगढ़ था, इसका गठन 1 नवंबर सन 2000 को किया गया था। 1 नवंबर 2000 को इसको मध्य प्रदेश से पृथक करके छत्तीसगढ़ नामक नए राज्य का गठन हुआ था। जबकि 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड नामक नए राज्य का गठन किया गया। फिर अगर हम बात झारखंड की करें तो झारखंड भी सन 2000 में उत्तराखंड के बाद सन 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य का गठन किया गया। और अगर अभी हम हाल की बात करें तो 2 जून 2014 को 29वें राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश से अलग कर तेलंगाना नामक राज्य का गठन हुआ था। कब हुआ था? 2 जून 2014 को। तो यहाँ तक अगर हम बात करें तो यहाँ तक कुल 29 राज्य हो गए थे। लेकिन अभी 31 अक्टूबर 2019 को भारतीय संघ में शामिल जम्मू कश्मीर नामक राज्य को 2 यूटी यानी कि 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में बांट दिया गया। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर के रूप में बांट दिया गया। तो अगर हम वर्तमान परिस्थितियों की बात करें तो वर्तमान में अभी भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कुल कितने राज्य? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो फिलहाल अखंड भारत के निर्माण के संबंध में, भाग 1 के संबंध में, नए राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में, नए राज्यों के गठन के संबंध में, फजल अली आयोग के संबंध में, धर आयोग के संबंध में, जेवीपी आयोग के संबंध में जितने महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते थे मैंने आपको बता दिए हैं। अब हो सकता अगले 1-2 दिन के लिए हमारी क्लासेस को डिस्टर्ब रहे, ना हो पाए, लेकिन उसके बाद मैं प्रयास करूंगा। मैं 27 तारीख को जब वापस आऊंगा तो मेरा प्रयास रहेगा कि 27 से आपके लिए पुनः इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए भारतीय संविधान के संबंध में जो भी अन्य महत्वपूर्ण भाग हैं हम उसकी चर्चा आपसे करेंगे। तो इसी के साथ हम इस क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।